आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 7 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें जो क्वांट के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा, जो कि आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो आप स्वेच्छा से डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में आप दे भी सकते हैं। तो चलिए बिना कोई भी आपका टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 1 रुपये में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% की क्या होती है, तो हानि होती है। तो कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबर बैंड बेचने होंगे। तो 40% की हानि का मतलब 60% में बेचा होगा, और कह रहा है कि 20% का लाभ यानी कि 120% की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। तो देखिए 60% यानी इसका दोगुना अगर करूँगा मैं तो 120% हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो 6 रबर बैंड 1 रुपये में बेच रहा था तो इसका आधा अगर वो बेचेगा तो इसके दोगुने के बराबर लाभ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। मैं इसको बेसिक से भी बता देता हूँ। 1 रुपये में अगर वो 6 रबर बैंड बेचता है तो 40% की हानि होती है, इसका मतलब 60% के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सीपी की वैल्यू निकाल दूँगा। तो 1 की वैल्यू अगर 60% के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1/60 और इंटू 100 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 20% के लाभ पे अगर इसको बेचना है तो 10/6, इसका क्या मैं निकाल दूंगा 120% यानी कि 6/5 निकाल दूंगा। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग करूंगा तो ये 2 बार चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब वो 2 रुपये में कितने बेच रहा है, तो 6 बेच रहा है, जिससे उसको 20% का क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी 120% की वैल्यू हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने रबर बैंड बेचे। तो अगर 2 रुपये में 6 बेच रहा है तो 1 रुपये में कितना बेचता होगा, 3। तो इस तरीके से भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। तो कोई भी अभाज्य संख्या अगर होती है तो वो 6n+-1 इसी फॉर्म में होनी चाहिए। जो भी अभाज्य संख्या, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में हो तो वो अभाज्य संख्या हो, पर अगर कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो वो इसी फॉर्म में होगी। ठीक है, तो अगर मैं 6 से भाग करता हूँ तो 300 आपका 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 306 हो जाएगा और 312 हो जाएगा। इससे एक कम करूँगा एक अधिक करूँगा, तो एक कम करूँगा तो 305 हो जाएगा और एक अधिक करूँगा तो 307 हो जाएगा। इससे एक कम करूँगा तो 311 हो जाएगा और इससे एक अधिक करूँगा तो 313 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लिए, चेक कर लेता हूँ मैं। तो 303 यानी कि यहाँ से मैं चेक करता हूँ तो 305 तो आपका 5 से विभाजित है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। 307 आपका किसी से भी विभाजित नहीं है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या है। 311 तक ही देखना है, तो ये और ये इसको तो काउंट करेंगे ही नहीं, तो 311 भी आपकी अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से दो अभाज्य संख्या ऐसे प्राप्त हो जा रही हैं जो 303 और 311 के बीच में हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके बहुत दूर हैं, तो बाकी ऑप्शन तो होंगे भी नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अगर 24 से संख्या विभाजित है तो इसका मतलब जो इसके फैक्टर होंगे, चाहे 2 की बात करें, चाहे 4 की बात करें, चाहे 8 की बात करें, चाहे 3 से, इन्हें सबसे भी विभाजित होना चाहिए। तो अगर मैं 2 से चेक कर लेता हूँ तो चौथा वाला ऑप्शन इसके लास्ट में 7 है, ये तो 2 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। 4 से चेक कर लेता हूँ मैं, तो देखिए इसके लास्ट में 0,4 है, ये 4 से विभाजित हो सकता है। इसके लास्ट में 90 है, ये आपका 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके लास्ट में आपका 78 है, ये भी आपका 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको विभाज्यता के नियम की अलग से वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप विभाज्यता के नियम को अच्छी तरीके से नहीं जानते तो जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 है। यदि फुटकर विक्रेता ने पंखे को 2800 में खरीदा तो व्यापार छूट यानी कि कितने % की छूट प्राप्त हुई है, यही आपको बताना है।
तो 3600 से 2800 इसकी कीमत हो जा रही है। इसका मतलब 200 इधर और 600 इधर, यानी कि 800 का उसको फ़ायदा हो रहा है। कितने पे? तो 3600 पे हम काउंट करेंगे। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करूँगा तो 4 दूना के 8, 4 9 36। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू हमें पता है कि 11.11 होती है। तो ये इसका 2 गुना है, यानी कि अगर इसमें मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ तो 2/9 हो जाएगा, यानी इधर भी इसका 2 गुना करना पड़ेगा। तो 11 दूना के 22.22% क्या हो जाएगा? छूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट गुणा करके भी आंसर निकाल सकते हैं कि 2 में 100 का गुणा करूँगा तो 200 डिवाइडेड बाई 9, भाग करूँगा तो भी आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 22.2% निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, ए जो है वो 16 घंटे में भर सकता है। बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है। तो बी कितने घंटे में? तो 25 घंटे में। और पाइप सी कितने घंटे में? तो 12 घंटे में। तो पाइप सी का क्या हो जाएगा? 12 घंटे में। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाएँ तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 16 × 25 हो जाएगा। और इसमें आपका 4 तो आ ही चुका है, 3 बचा है तो 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 16 से अगर मैं भाग करूं तो 25 × 75 बार चला जाएगा। 25 से भाग करूं तो 16 × 48 बार चला जाएगा। और अगर 12 से भाग करूं तो 4 इधर से 3 इधर से, यानी कि 25 चौको 100 बार चला जाएगा। इन सब को जोड़ दूंगा मैं तो ये हो जाएगा आपका 8 और 5 13 को 3 हो जाएगा। ये आपका 8 हो जाएगा, 8 4 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी कि 223 क्या हो जाएगी? इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी हो जाएगी। और इस टोटल क्षमता को 223 के हिसाब से भरने में कितना समय लगेगा? तो इन तीनों का अगर एक साथ गुणा कर दूंगा तो 25 को 100 हो जाएगा, 4 × 12 यानी कि 1200 हो जाएगा। और इसको किससे भाग दे देना है? मुझे 223 से भाग दे देना है। तो बस भाग दे दूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2 से अगर मैं भाग करूँ तो 2 × 6 = 12, यानी कि 6 से कम जाएगा। और 6 से कम सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में 5 दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भाग देंगे तो यही आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8624 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो हमें पता है कि बेलन का आयतन होता है πr² × h होता है। r जो है वो h के बराबर है, तो यही आयतन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो πr³ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बराबर किसके है? तो 8624 इसके बराबर है। तो यहाँ से अगर पाई का मान रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा। और इंटू r³ ये बराबर 8624 की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब ये 7 जब इधर जाएगा तो इसका 7 में गुणा हो जाएगा। और ऊपर कोई भी 7 का आपको फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो जब मैं r की वैल्यू निकाल लूँगा क्यूब रूट लेके तो उसमें 7 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सभी वैल्यू किस में है? पूर्णांक में है। तो 7 आएगा, इसका मतलब जो भी r की वैल्यू होगी वही ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। और ऊंचाई में जो भी वैल्यू आएगी वो 7 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ, तो 7 से सिर्फ एक ही वैल्यू आपकी विभाजित होते हुए दिख रही है, ऑप्शन नंबर 3 में 14। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईशान और मेघना को अपनी अपनी कार से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मेघना 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो चूंकि दूरी जो है वो क्या है? आपकी फिक्स है, क्योंकि दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं। तो जब भी दूरी आपकी फिक्स होती है तो जो भी आपके स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो कितना है? तो अगर ईशान 77 से चला रहा है और मेघना किससे? तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रही है, तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करूं तो 11 × 33, 11 7 बार चला जाएगा तो 77 हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो 7:3 आ गया, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। अब इसे 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है कि ईशान द्वारा 12 घंटे लगते हैं, तो 12 दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। तो 7 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्योंकि कह रहा है कि मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 4 यानी कि 28 घंटे लगेंगे। और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केविन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो अगर सलज की स्पीड अगर s है और केविन की स्पीड अगर k है तो 182 किलोमीटर जाने में सलज को कितना समय लगेगा, 182 बटा कितना लगेगा तो s लगेगा, और माइनस हो जाएगा 182 बटा k अगर कर दूंगा तो ये बराबर किसके हो जाएगा तो 4 घंटे के बराबर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। आगे कह रहा है कि यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर लेती है तो उसे केविन से 9 घंटे कम लगते हैं। तो अब क्या लग रहा है तो केविन से 9 घंटे कम लग रहे हैं, इसका मतलब 182 बटा k माइनस हो जाएगा 182 बटा 2s, ये बराबर किसके हो जाएगा तो 9 घंटे कम लगते हैं तो 9 के बराबर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपसे पूछ रहा है कि सलज की चाल ज्ञात करिए, यानी कि s का मान आपको बताना है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो देखिए ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। और अगर इसको जोड़ देता हूँ तो 182 अगर इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा तो 9 4 13 के बराबर हो जाएगा। 13 से अगर भाग करूँगा मैं तो 13 कम में 13 हो जाएगा, 5 52, 13 चौको 52, यानी कि 14 बटा 2s ये बराबर किसके हो जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो 2 से भाग करूँगा तो यहाँ से सलज की स्पीड क्या निकल के आ जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा, जिनका वजन 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 73 किलोग्राम और 38 किलोग्राम है। तो औसत निकालने के लिए इन सबको जोड़ लेता हूँ और डिवाइडेड बाई 5 कर लूँगा। तो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा ये तो 9 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 3 18, 18 8 26 को 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 और 2 6, 4 10 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 15 7 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 256, और डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। भाग दे दूंगा तो 5 5 25, 5 कम में 5, 1 10, 5 दूना के 10, तो 51.2 क्या हो जाएगा इसका औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज रुपये में कितना होगा। तो धनराशि कितनी है आपकी तो 4000 की धनराशि है, रेट आपका कितना है तो 7.5 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इनटू समय निकाल देता हूँ मैं। तो 2024 आपका लीप ईयर हो जाएगा, इसमें फरवरी कितने की होगी 29 की होगी, तो 29 में से 7 घटा दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 22 फरवरी में हो जाएगा, 31 का मार्च हो जाएगा, और अप्रैल जो है उसमें 8 अप्रैल तक। तो इन सब को जोड़ दूंगा मैं तो 8 2 10, 11 को 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 61 क्या हो जाएगा दिन हो जाएगा। और चूंकि ये लीप ईयर है तो इसमें दिन टोटल कितने हो जाएंगे तो 366 दिन हो जाएंगे, और इसमें से कितने दिन का ब्याज निकालना है आपको 61 दिन का, तो 61 बटा कितना हो जाएगा 366। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं तो आपको साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ये इसका 6 गुना है तो 6 हो जाएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको 3 से भाग करूँगा मैं तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 25 3 75 यानी कि 2.5 हो जाएगा। 2 से भाग करूँगा तो ये 20 बार चला जाएगा, और 2.5 का 20 में अगर गुणा करूँगा तो 50 क्या निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 2.7 और 0.096 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो देखिए जो भी इसका लघुत्तम समापवर्त होगा इसको अगर मैं फ्रैक्शन के रूप में बदल दूं तो 27 बटा 10 हो जाएगा, और इसको बदलूंगा तो 96 बटा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले का हम क्या निकालते हैं जो पूछता है, जैसे एलसीएम पूछ रहा है तो इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे एलसीएम निकाल देंगे, और इसका अपोजिट यानी कि इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर 10 और 1000 का एचसीएफ निकालूंगा तो 10 आएगा, और ऊपर वाली वैल्यू कुछ भी आती है, क्योंकि ऑप्शन सारे एक बराबर हैं इसका मतलब ऊपर कुछ भी आता है। अगर मैं इसको 10 से भाग कर देता हूं तो 0.1 स्थान पर लगना चाहिए, और अगर ऑप्शन पे देखूं तो 0.1 स्थान पर सिर्फ 1 में ही दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया है कि 149 के पावर 0.59 बराबर x है, और 149 के पावर 0.94 ये बराबर y है,
और आपको दिया कि x के घाते z बराबर y के घाते 6 है, तो z का मान कितना होगा। तो x के घाते z यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 149, और इसके घाते z है तो 0.59 में क्या हो जाएगा, z का गुणा हो जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो y के घाते, तो y की वैल्यू कितनी है, तो 149 और इसके घाते 0.94 है और 6 है इसके घाते, तो 6 का गुणा हो जाएगा। तो जब भी बराबर के उधर अगर बेस समान होते हैं तो घात क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चूँकि दोनों साइड 0.2 स्थान पे है तो दशमलव हटा देता हूँ मैं, तो 59z ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 94 × 6 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 94 × 6 और डिवाइडेड बाई 59 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 60 मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेट में, तो 6 दहा में 60 यानी कि 10 बार चला जाएगा और भाग करूँगा तो ये 9 दशमलव कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको अधिक माना हूँ, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे थोड़ी सी अधिक आनी चाहिए, कम आई होगी। तो 9.4 से थोड़ा सा अधिक 9.56 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x, y और z ने क्रमशः 86:60:24 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 4,590 का लाभ अर्जित होता है तो y और z के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। तो जो भी आपको लाभ मिलेगा वो जिस अनुपात में इन्होंने धनराशि निवेश की है उसी अनुपात में लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो y और z के बीच का अंतर अगर मैं निकाल दूं तो 60 और 24 का अगर अंतर निकाल दूं तो ये आ जाएगा 36, यानी इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो भी आपका आंसर हो जाएगा वो 36, यानी कि अगर वो 36 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब इसके फैक्टर से भी विभाजित होगी। तो मैं 9 से चेक कर लेता हूँ। देखिए यार, 994 9 से विभाजित नहीं होगा, 6 और 6 12 ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा, 6 4 10 8 18 ये आपका 9 से विभाजित हो सकता है और ये भी 9 से विभाजित हो सकता है। तो इन दोनों में से दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब दो ऑप्शन अगर इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे तो हमें वैल्यू को सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अगर इन तीनों को अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 और 2 8 8 16 16 और 1 17, यानी कि 170 की वैल्यू कितना दिया है, तो 4,590 दिया है। तो लिख लेता हूँ मैं। तो आपसे पूछ कर रहा है कि 36 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 17 से अगर मैं भाग करूँ तो 17 दूना के 34 हो जाएगा, 6 और 5 11 119 हो जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 27 निकल के आ गई। तो 36 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बस क्या करूँगा मैं, 27 में 36 का गुणा कर दूंगा। तो गुणा करूँगा तो 7 6 के कितना हो जाएगा, 42, लास्ट में 2 आना चाहिए और लास्ट में 2 इन दोनों में से सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। रुपये 4,155 के कुल लाभ में से अनुभव का जो हिस्सा है गौरव के हिस्से से 1,431 अधिक है, तो अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि गौरव का जो निवेश है वो x रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से अनुभव का निवेश कितना हो जाएगा, तो इससे कितना अधिक है, तो 55,000 अधिक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, तो 55,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने महीने के लिए निवेश कर रहा है, तो ये 2 महीने के लिए निवेश करता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और ये 5 महीने के लिए निवेश करता है तो इसका क्या हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर मैं निकाल देता हूँ। तो अनुभव का जो हिस्सा वो गौरव के हिस्से से इतना अधिक है, यानी कि इसमें से मुझे इसको घटाना पड़ेगा। तो 2 में x का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2x, इसमें से 5x घटाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना मैं कर दूँगा तो 55 दूना के कितना हो जाएगा, 110, और इसके साथ 3 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, ये तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 110, और इसके साथ 3 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो अंतर कितना है, तो 1 4 3 1 है, और डिवाइडेड बाई कुल लाभ कितना है, तो 7 1 5 5 है कुल लाभ। ये इसका कितने गुना है, तो 14 25 70, ये 5 गुना दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5। तो इसको सॉल्व करके आपसे अनुभव द्वारा निवेशित राशि यानी इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो सॉल्व करूँगा मैं
तो 11 में अगर 5 का गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 11 पचे 55 हो जाएगा, 1 2 3 और 4 जीरो हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 11, 1 2 3 4 जीरो माइनस कर दूंगा। और इधर कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 और 7 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। यानी ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 22x के बराबर हो जाएगा। तो 44 हो जाएगा। 44 में अगर 22 से भाग कर दूंगा तो ये 2 बार चला जाएगा। यानी यहाँ से इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू 20,000 निकल के आ गई। ठीक है, और जैसे ही x की वैल्यू 20,000 निकल के आ गई, इसमें मैं रख दूंगा तो अनुभव द्वारा निवेशित राशि कितनी हो जाएगी, तो 20,000 इधर और 55,000 इधर, यानी कि 75,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 100 है तो इसमें से 80% लोगों ने क्या किया, मतदान किया। 5% अवैध मत हो गए, यानी कि इसमें से 5% क्या हो गए, अवैध मत हो गए। इसका मतलब 95% क्या हो जाएंगे, वैध मत होंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75%, यानी इसका विजयी को 75% मिला है, तो हारने वाले को 25% मिला होगा इसका। ठीक है, आगे कह रहा है कि उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो इन दोनों का अगर मैं परसेंटेज में अंतर देखूं तो कितने का अंतर है, तो ये आपका 50% का अंतर है। इस 50% की वैल्यू दिया कितना है, तो 1805 दिया है। तो यहाँ से 100% की अगर वैल्यू मैं निकालता हूँ तो इसका दोगुना कर दूंगा मैं, तो 18 दुना के 36 और 5 दुना के 10, यानी 3610 किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पे जो 95% है इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3610। तो जैसे ही 95% की वैल्यू 3610 निकल के आ गई, तो इस यहाँ पे 100%, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से मैं जा रहा हूँ। तो इसको मैं 100 मानूंगा तो इसे 100 की वैल्यू 95 यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे 100 मानूंगा तो इसे 100 की वैल्यू 80 दिया है। ऐसे करते करते नीचे से मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर 100 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3610 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 95 और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये 80% की वैल्यू हो जाएगी। तो डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की, तो इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 19 पचे 95 हो जाएगा, और 19 का स्क्वायर जो होता है वो 361 होता है। तो ये 361 यानी कि 19 हो जाएगा। 5 से कट करूँगा तो 5 दुना के 10 यानी कि 20 हो जाएगा। 4 से कट करूँगा तो 4 दुना के 8 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करूँगा तो ये 50 बार चला जाएगा। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 19 पचे 95 निकल के आ जाएगी, और इंटू 50 निकल के आ जाएगी। गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए, और लास्ट में 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके आंसर निकाल भी सकते हैं। 0 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 9 पचे 45 और 2 47 हो जाएगा। और यही एग्जैक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करना सीखिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 83 इसके घाते -6 है, इसमें भाग देना है 83 इसके घाते 16 से। ठीक है, और गुणा करना है 83 इसके घाते -8 से। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इधर आपको दिख रहा है कि 83 के घाते -6 पहले से है, 83 के घाते -8 पहले से है, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये भी 83 के घाते -16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 83 के घाते कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 14, 14 में 16 जोड़ेंगे तो -30 हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin थीटा बराबर 1/2 है तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस 13 को मैं लिख सकता हूँ 10 कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस लिख सकता हूँ 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर लिख दूँ तो कोई अंतर आएगा मान में, तो बिल्कुल नहीं अंतर आएगा। मैं इसको इसलिए इस तरीके से लिखा हूँ क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। 3 कोट स्क्वायर थीटा और -15 हो जाएगा। हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों में से अगर 3 मैं कॉमन ले लूँ तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब इसका मान 3 हो जाएगा। 15 में से 3 घट जाएगा तो -12 हो जाएगा, यानी यहाँ तक तो इसका मान -12 आ गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा
तो ये हो जाएगा 10 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 1/2 का उल्टा करूँगा मैं तो 2 हो जाएगा। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 10 का गुणा करूँगा तो 40 हो जाएगा। 40 में से अगर 12 घटाऊँगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 28 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमन और उमर किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 13 और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो नमन कितने दिन में कर रहा है, तो 13 दिनों में, और उमर कितने दिन में कर रहा है, तो 4 दिनों में। कह रहा है कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 13 चौको 52 हो जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी 4 निकल के आ जाएगी, इसकी 13 निकल के आ जाएगी। दोनों की एक साथ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 13 और 4 17 हो जाएगी। और ये 2 दिन तक काम किए हैं, तो 17 इफिशियंसी से अगर 2 दिन कार्य किए हैं तो 17 दूना के 34 कार्य इन्होंने कर दिया होगा। अब कह रहा है कि उमर कार्य छोड़ दे रहा है, यानी कि ये चला जा रहा है। तो नमन शेष कार्य को कितने दिन में, टोटल कार्य आपका 52, 34 कार्य उन्होंने कर दिया है, तो बचा कार्य कितना होगा, तो 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कि 18 कार्य बचा होगा। इसको कराना किससे है, तो नमन से। नमन की इफिशियंसी है 4, तो 4 से कराने में कितना समय लगेगा, तो 4 चौको 16 लगेगा, 2 20, 4 पचे 20, यानी कि 4.5 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभुज के एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का जो अनुपात है वो 1:8 है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आंतरिक और बाह्य कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर 1 में 8 मैं जोड़ूँ तो 9 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो डिग्री में 180 अंश के बराबर हो जाएगी। यहाँ से मैं क्या करूँगा, बाह्य कोण का मान निकाल दूंगा, यानी कि 1 का मान। तो अगर 9 का मान 180 अंश है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 अंश हो जाएगा। और हमें पता है कि किसी भी बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या होती है, अगर बाह्य कोण थीटा है तो 360/थीटा के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से थीटा का मान क्या निकल के आया है, 20 अंश। तो 360/20 करेंगे तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी होगी, 18 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पे 2780 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करिए। तो 100% की वृद्धि का मतलब हो जाएगा दोगुनी हो जाएगी वो संख्या। तो अगर दोगुनी का मान इतनी है तो संख्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो इसका आधा करेंगे तो 2 कम 2, 2 3 6, 1 18, 2 9 18, यानी कि 1390 क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 22 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि 11 हो जाएगी। गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। आर की वैल्यू है 11 इंटू 11 इंटू 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 22 चौको कितना हो जाएगा ये, तो 22 चौको 88 हो जाएगा। और इसमें किसका गुणा करना है, तो 1331 का गुणा कर देंगे, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। ऊपर गुणा कर लेता हूँ मैं। तो 8 से गुणा करूँगा तो 8 एकम में 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 और 2 26 हो जाएगा, और 8 एकम में 8 और 2 10 हो जाएगा। इसमें 11 से गुणा कर लेता हूँ। तो 11 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 4 12 को 2 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। और इसमें किससे भाग करना है, तो 21 से भाग करना है, ठीक है। तो भाग दे देते हैं। तो ये आपका 1 1 7 1 2 8, चूँकि ऑप्शन इतने करीब हैं तो अप्रोक्सीमेशन भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो 21 से भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो घटाऊंगा मैं तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 121 हो जाएगा। फिर 5 बार चला जाएगा तो 105 हो जाएगा। घटाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ऊपर से 1 उतर जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो 7 दूना के 14, 8 दूना के 16, यानी कि 7 बार चला जाएगा। तो 5 5 और इसके बाद से 7 आना चाहिए, और 5 5 के बाद से 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिखा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 12 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो राशि है आपकी 1200 है, 3% प्रति माह है, तो 3 इंटू 12 बटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 12 महीने का आपको ब्याज निकालना है।
तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 12 में 12 का गुणा करूँगा तो 144 हो जाएगा, और 144 में अगर 3 का गुणा करूँगा तो आंसर इतने दूर दूर हैं कि ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही दिख रहा है कि नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा जो काफ़ी दूर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप गुणा भी करेंगे तो 4 × 12 को 2 हो जाएगा, 4 × 12 और 1 13 को 3, और ये हो जाएगा 3 × 3 और 1 4 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो मैं बता चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करिए। तो x दिया है तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 2 में अगर 21 का गुणा करूँगा तो माइनस का 42 हो जाएगा, और इधर देखता हूँ मैं तो माइनस का और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 62 हो जाएगा। इन दोनों में तो प्लस है तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे। इसका मतलब या तो पहला हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है। अब कांस्टेंट वाली वैल्यू को देखूं तो यहाँ पे देखिए 15 दूना के 30 प्लस में है, माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब जो 90 आएगा वो प्लस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि पहली सम संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और 151वीं सम संख्या क्या हो जाएगी? तो 2 × 151 हो जाएगा। और जब भी अगर क्रमागत संख्याएं दी हो या जिनके बीच में अगर गैप सेम हो तो औसत निकालना हो तो पहली संख्या को पकड़िए और अंतिम संख्या को पकड़िए, दोनों को जोड़ के और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो 2 से भाग करेंगे तो ये आपका एक बार चला जाएगा, और ये आपका 151 बार जाएगा। तो 151 में अगर एक जोड़ेंगे तो औसत क्या निकल के आ जाएगा? 152 औसत निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 210 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो या तो आप इसको x और इंटू एक्स प्लस 1 इसका गुणा करके 210 के बराबर करके आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, या तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऑप्शन से करिए। तो बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो अगर मैं 34 बड़ी संख्या मानता हूँ तो इसके पहले वाली क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी? 33। गुणा करूँगा तो 210 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 ये तो बहुत छोटी है तो ये भी नहीं होगा। 15 और 21, तो 21 को मैं चेक कर लेता हूँ। तो 21 बड़ी संख्या है तो 20 क्या हो जाएगी? इससे एक पहले वाली संख्या हो जाएगी, और 20 में 21 का गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 21 दूना के 42 यानी कि 420। 210 नहीं आएगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इससे ये कम करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 15 का गुणा कर देंगे तो 15 चौक को 60 हो जाएगा, और 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माता की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है, तो माता की अगर मैं m मानता हूँ तो इनका 3 गुना उसकी पुत्री यानी कि डॉटर इसके 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर इसमें 26 जोड़ देता हूँ तो उसकी माता की आयु के बराबर हो जाएगी। आगे कह रहा है कि और पुत्री की आयु का 2 गुना यानी कि 2d माता की आयु से 2 वर्ष कम है, यानी कि अगर इसमें 2 जोड़ देता हूँ तो माता की आयु की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कह रहा है कि माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर कितना होगा। तो निकाल देता हूँ, माता और जो उसकी पुत्री है उसकी आयु निकाल देता हूँ मैं। तो 3 से अगर इसमें गुणा करूँगा तो इधर भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? तो 3 दूना के 6, 6 में से अगर 5 घटाऊंगा तो माइनस का d हो जाएगा, और 3 दूना के कितना हो जाएगा? ये 6, 26 में से 6 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 20 निकल के आ गई। और जैसे ही d की वैल्यू 20 निकल के आ गई, आप दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दीजिए। तो मैं अगर इसमें रखूँ तो 20 दूना के 40 और 2 कितना हो जाएगा? 42, यानी कि माता की उम्र कितनी निकल के आ गई? 42 निकल के आ गई। तो कह रहा है कि इनका अंतर, तो इसमें से अगर मैं 20 घटा देता हूँ तो अंतर क्या निकल के आ जाएगा? 22 वर्ष निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 और 16 का मध्यानुपाती कितना होगा। तो मध्यानुपाती कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? मध्यानुपाती। तो 25 का रूट हो जाएगा 5, 16 का हो जाएगा 4, गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 20 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 2 और 492 है। इनमें से एक संख्या अगर 82 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी।
तो पहली संख्या जो कि 82 है इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM, यानी कि 2 गुणे कितना हो जाएगा 492 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं मैं तो 2 से अगर कट करूंगा मैं तो 41 बार चला जाएगा, और अगर 41 से भाग करूं तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 41 कम 41 और ये आपका हो जाएगा 8 2 82, यानी कि 41 दूना के 82 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 12 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर 24% की हानि होती है। यानी अगर वास्तविक विक्रय मूल्य अगर 5 है तो अगर 2 में बेचा जाता है तो 24% की हानि मतलब कितना हो जाएगा, 76% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इस पर 100 से गुणा कर देता हूँ। तो अगर वो 500 पहले विक्रय मूल्य था तो 200 में बेच रहा है तो 76% की क्या हो रही है, वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो कह रहा है कि अगर इसके 88% पे बेचे हैं, यानी कि इसे 500 का अगर 88% अगर मैं निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, तो 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, यानी कि अगर अब इसको 440 में बेचता है तो यहाँ पे कितने परसेंट का उसको लाभ होगा। तो यहाँ से 200 की वैल्यू 76% है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76/200 हो जाएगी। आपसे पूछ कह रहा है कि 440 की वैल्यू, तो 440 का इसमें क्या करूँगा मैं, गुणा कर दूँगा। तो सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट करूँगा मैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इसका अगर इसमें गुणा करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 1 15 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। 11 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2 5 2 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 से भाग करूँगा तो एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा, यानी कि 167.2 आ जा रहा है। तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 67.2% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्पाद को 15% की छूट के बाद 3400 में बेचा जाता है तो मूल अंकित मूल्य कितना होगा। तो 15% की छूट मतलब कितना हो जाएगा, 85% की वैल्यू दिया है 3400। तो अगर मैं 17 से भाग कर देता हूँ तो 17 × 85 यानी 5% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 200 हो जाएगी। आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका क्या मैं किया हूँ, 20 गुना करूँगा तो 100% आ जाएगा। तो इधर भी इसका 20 गुना करना पड़ेगा, तो 200 का 20 गुना करूँगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 4000 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 7 अगस्त 2022 को सेकेंड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने एक एक करके इस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।